Hello, nuns and monks. My name is Mudra Kumar, and I welcome you all to the Millennial Monk Podcast. We have with us academic, author, and intellectual extraordinaire, Professor Purushottam Agrawal. Professor, thank you. Thank you very much. In the last episode, Professor, we discussed about secularism. हमने secularism पे काफ़ी बात की. हमने ये जाना कि मॉडर्न होना कितना अहम है आज के सोशियो पॉलिटिकल अप्रोच में. अगर आज के ज़माने में हमें ज़िंदा रहना है और एक दूसरे के साथ में हारमोनी से ज़िंदा रहना है, उसमें एक मॉडर्न अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है. ये सर, ये शब्द मॉडर्न कितनी बार आता है निकल के. मुझे जानना है आखिर ये मॉडर्निटी है क्या? क्या ये अच्छी इंग्लिश बोलना है, महंगी स्कॉच पीना है, कल्चर ट्रेडिशन का मजाक उड़ाना है? क्या इसे मॉडर्निटी कहते हैं? क्या होता है सर ये मॉडर्न? नहीं, देखिए, कल्चरल ट्रेडिशंस का मजाक उड़ाना, अच्छी ज़िंदगी जीना, स्कॉच पीना या कुछ भी करना, ये सब चीज़ें लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई हैं और एक अपने टेम्परामेंट से. मॉडर्निटी इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा बड़ी और गहरी चीज़ है. सो लेट अस हैव, और आपने सही कहा कि देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अबाउट दिस वर्ड. सो लेट अस ट्राई टू हैव अ प्रॉपर understanding of the term and its connections and its implications. तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान करें कि मॉडर्न शब्द जो बनता है वो मोड, फैशन, समथिंग विच इज करेंट. सो इन दैट सेंस एनीथिंग विच इज करेंट in a chronological way, anything which is current, which is contemporary, can be described as modern in a very loose and very undifferentiated sense. लेकिन हिस्ट्री और फिलॉसफी में मॉडर्न का अपना एक सर्टेन कनोटेशन है. एक सर्टेन पीरियड ऑफ हिस्ट्री यूरोप के इतिहास में ऐसा माना जाता है कि 15वीं सदी तक ब्लैक एजेज, अंधकार युग, डार्क एजेज, और उसके बाद फिर रेनेसांस के बाद अर्ली मॉडर्निटी, एनलाइटनमेंट, देन मॉडर्निटी, देन इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये ध्यान रखने की बात है कि मॉडर्निटी का एडवेंट इन यूरोपियन हिस्ट्री इज कंसिडर्ड बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, नॉट वाइस वर्सा. इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ रिजल्ट ऑफ द चेंजेज इन सोशल आउटलुक, इन सोशल सिस्टम, rise of commerce, etc., which results in industrialization. This must be remembered. Also, it must be remembered कि यूरोप के और ख़ास करके ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन में a very significant part was played by colonial plunder. Okay. इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो पूंजी चाहिए थी वो ब्रिटेन की जो कॉलोनीज थी और ख़ास करके हिंदुस्तान, विच वाज अ वेरी वाइब्रेंट इकोनॉमी, विच वाज अ रिच कंट्री, और इसका जो रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन था, जिस पर अब बहुत सी किताबें आ चुकी हैं, बहुत सी बातें हो चुकी हैं. अभी पिछले दिनों किताब आई थी प्रभात पटनायक, उत्साह पटनायक की, तो उनका अनुमान है कितने ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ money was, wealth was exploited and extracted through colonization from India. तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इन यूरोपियन हिस्ट्री मॉडर्निटी इज इंटरलिंक्ड विद कोलोनाइजेशन. दैट इज नंबर वन. अब है क्या मॉडर्निटी? देखिए, मॉडर्निटी को अगर आप डिफाइन करें तो जो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन थे, मैक्स वेबर, उन्होंने यूरोप के इतिहास में मॉडर्निटी के कुछ लक्षण या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई किए. तो उसमें सबसे पहले है डिसएंचैंटमेंट, जिसका मतलब ये है कि एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ हिस्ट्री जो चर्च डोमिनेटेड वर्ल्ड आउटलुक था, वो दुनिया को जिस तरह एक्सप्लेन करता था, मान लीजिए कि जिसका एक रूप था जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ यूनिवर्स, church being the body or corporal body of Christ, the Pope being the deputy of God on earth. तो इसके प्रति लोगों के मन में डिसएंचेंटमेंट पैदा हुआ, एक इसके प्रति डिसकंटेंट पैदा हुआ. दैट इज वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्निटी. व्हाट फॉलोज फ्रॉम दिस इज डिसैक्रिलाइजेशन. सैक्रेड की जो धारणा थी, सैक्रेड का जो कंसेप्शन था, इट वाज क्वेश्चन. इंक्वायरी इज मोर इम्पॉर्टेंट. सैक्रेड के नाम पर यू कैन नॉट
prevent inquiry. That is desacralization. Then there is the importance of individual choice, individual preference, etc., etc., individuality as such. Then historically, if you look at Europe, there is vernacularization of language or knowledge, vernacularization of knowledge. पहले नॉलेज केवल लैटिन में होती थी, सीरियस एकेडमिक डिस्कोर्स केवल लैटिन में होता था, लेकिन इस दौर में आने के बाद, प्रोटेस्टेंट चर्च का विकास होने के बाद, बाइबल का तर्जुमा जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, यानी जो मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेज हैं और जिनको उस समय वर्नाकुलर कहा जाता था, उनमें हुआ। तो ये चीज़ें मॉडर्निटी को डिफाइन करने वाली हैं। वर्नाकुलराइजेशन ऑफ नॉलेज, importance of individual, and also most important in a sense, the changed concept of authority. In academic discourse, what is authority? What is praman? तो पहले ये कि church is the authority, not anymore. Reason, rationality is authority. कांट का जो मशहूर ऐसे है what is enlightenment, उसका ओपनिंग सेंटेंस है एनलाइटनमेंट इज कमिंग आउट ऑफ ट्यूटिलेज। दूसरों पर निर्भरता से जब आप बाहर निकलते हैं, और मैंने इस किताब में कबीर कबीर में इस पर रिफ्लेक्ट किया है, आप 28 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, तो यू डू नॉट एनी मोर डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। इट डज नॉट हाउ एवर मीन दैट यू आर इंडिफरेंट टू देम। आप नौजवान हो गए, आप पढ़ाने मतलब कमाने लगे और वो करने लगे, अपने पाँव खड़े हो गए। अपने पाँव खड़े होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने पेरेंट्स को लात मार देंगे, बट यू डू नॉट डिपेंड ऑन देम एनी मोर। दैट इज कमिंग आउट ऑफ ट्यूटिलेज, बिकमिंग एन इंडिविजुअल, बिकमिंग अ मैन एज दे से। दीज आर द फीचर्स ऑफ मॉडर्निटी इन अ पॉजिटिव सेंस। असल में हुआ क्या कि हिस्टोरिकल आयरनी ये रही कि ये जो यूरोप की मॉडर्निटी थी, ये नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ में पहुंची कॉलोनियलिज्म के साथ। और कॉलोनियलिज्म कम से कम हिंदुस्तान के और दूसरी दुनिया भर के रेफरेंस में भी हम कह सकते हैं, कॉलोनियलिज्म नीडेड सम काइंड ऑफ सेल्फ जस्टिफिकेशन फॉर इटसेल्फ एंड सेल्फ जस्टिफिकेशन फॉर द ब्रिटिश पब्लिक एट लार्ज। तो दैट सेल्फ जस्टिफिकेशन वाज प्रोवाइडेड बाय डिस्क्राइबिंग the British Raj as an agent of modernizing a society which was stagnant, which was outside history, where nothing was changing, which was an area of darkness, waiting for the Britishers to enlighten us. तो हिंदुस्तान में हुआ ये है कि modernity got implicated with colonialism. There was no fault of modernity as such. Philosophically, modernity remains a great idea. It remains a liberating idea. But in non-European societies, it got implicated with colonial project. That is number one. दूसरी बात ये कि this was a problem implicit in modernity itself. The idea that this kind of thinking has developed only in Europe. इस सोच से यूरोप के तमाम जो प्रोग्रेसिव एनलाइटेंड थिंकर्स थे, उनमें से भी कई सारे सोच की गिरफ्त में थे। फॉर एग्जांपल हीगल, उनको लगता था कि हिंदुस्तान में तो हिस्ट्री नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उनको ये भी लगता था कि यूरोपियन के लिए ब्रेवरी इज अ ह्यूमन वर्च्यू, हिंदू के लिए ब्रेवरी इज अ क्षत्रिय वर्च्यू। राइट। तो विच इज़ अ वेरी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह मैक्स वेबर, जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने लिखा है कि जो स्थितियाँ थी 16वीं 17वीं सदी में, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अगर यूरोप में ना होता तो या तो चाइना में होता या हिंदुस्तान में। अच्छा, दिस इज व्हाट मैक्स वेबर फेल्ट, फॉर द सिंपल रीजन दैट देयर वाज लॉट ऑफ कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स के बिना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हो सकता। और ये तो आप जानते हैं, इस बात की तो बहुत चर्चा आजकल होती है कि इन 1707 व्हेन औरंगजेब डाइड, Indian share in world GDP was around 24%. India followed in this only China.
चाइना का हिंदुस्तान से थोड़ा ज़्यादा था, 26%, 27%। तो मैक्स वेबर का ये अनुमान ठीक था कि अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में ना होता तो या तो चाइना में होता या इंडिया में होता। हुआ क्यों नहीं? बिकॉज देयर वाज नो प्रोटेस्टेंट एथिक्स। There was no. प्रोटेस्टेंट एथिक्स, Okay. मैक्स वेबर की थ्योरी है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड कैपिटलिज्म अरोज इन यूरोप इन प्रोटेस्टेंट कंट्रीज बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्टेंट एथिक्स। एंड प्रोटेस्टेंट एथिक्स में ये है कि आप पैसा कमाइए, मेहनत कीजिए, वर्क इज वर्शिप, लेकिन उस सबको बर्बाद मत कीजिए, पैसे को उड़ाइए मत, उसको फर्दर इन्वेस्ट कीजिए। यानी आपने मान लीजिए उनके उसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके कहें तो देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन इंडिया बट दे डोंट इन्वेस्ट इट, they just squander it on luxurious and life and all that. So it was because of lack of Protestant ethics that India could not have its own industrial revolution and had to depend on colonialism. Now the fact of the matter is that one, at that time maybe the knowledge was limited, many sources were not available, but I feel very surprised that someone as intelligent and as clever as Max Weber could not see certain things, maybe because of his prejudice, inherent prejudice, or maybe because of just carelessness. उन्होंने कहा कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स में जो पैसा कमाने का और पैसे का प्रॉपर उपयोग करने का जो मामला है ये ओल्ड टेस्टामेंट तक जाता है, वहाँ से निकलता ही है। अब हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं। आई एम रियली सरप्राइज्ड कि मैक्स वेबर साहब को नहीं पता था कि हिंदू चाहे दक्षिण का हो, चाहे उत्तर का, पूरब का या पश्चिम का, लक्ष्मी की पूजा सब करते हैं। और क्यों करते हैं? लक्ष्मी इज द गॉडेस ऑफ वेल्थ। और जहाँ तक बचत का और पैसे को उस तरह संभाल के रखने का सवाल है, ये तो आदत आज तक औसत हिंदुस्तानी की, खास करके जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो क्रेडिट कार्ड और फिक्स डिपॉजिट के चक्कर में नहीं पड़ा है, उसकी तो आदत आज तक पैसा गाड़ कर रखने की, छुपा के रखने की है और वक्त पे इन्वेस्ट करने की है। वो जो क्रांतिकारी कदम उठाया था डिमोनेटाइजेशन, उसने इंडियन इकोनॉमी का सत्यानाश इसी अर्थ में किया कि ऑल दैट ग्रैंड मदर सेविंग वाज वेस्टेड इन अ सेंस। वो जो पैसा आपके और हमारे घर में बचा रहता था, साधारण से साधारण, मिडिल क्लास से मिडिल क्लास घर में लाख 2 लाख रुपए पड़े रहते थे, वो अय्याशी के लिए नहीं होते थे। सो दिस हैज बीन पार्ट ऑफ इंडियन माइंडसेट राइट सिंस बिगनिंग। और मैक्स वेबर साहब ये भूल गए। उन्हें बाइबल के प्रॉफिट याद रहे, उन्हें लक्ष्मी नहीं याद आई। और हिंदुओं के बारे में एक जो अजीब किस्म की तस्वीर बना दी गई है हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बारे में, वो अदर वर्ल्डली। अरे काहे की अदर वर्ल्डली यार? दिस हैज बीन अ सोसाइटी ऑफ पीपल हु बिलीव्ड इन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हु बिलीव एंड एंजॉय एंड appreciate the pleasures of life. In fact, Nehru, in his discovery of India, has quoted Greek historian Arrian, who accompanied Alexander. और एरियन ने लिखा है कि मैंने ऐसे नाचने गाने वाले लोग दुनिया में कहीं नहीं देखे, और ये आज तक सच है। हम वो समाज हैं जिसमें स्यापा भी गा गा के किया जाता है। अब हम लोग तो सब अंग्रेजी पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं। आपने कभी देहाती औरतों को रोते सुना है? घर में कोई गमी हो जाए, कोई मर जाए, बेटी विदा हो रही हो, तो देहाती औरतों का रोना सुनिए, क्या म्यूजिकल होता है। बेसुरी नहीं रोती हैं, तो हम तो रोते तक सुर गए। हम काहे के अदर वर्ल्डली सोसाइटी है, हम तो रोते तक सुर गए। सो दीज confusions and misconceptions unfortunately continue till date. They must be broken. तो अगर आप ये बात कर, दूसरी बात ये कि मॉडर्निटी अगर उसको हिस्टोरिकली देखें तो इफ इट इज कनेक्टेड विद कॉमर्स, इफ इट इज कनेक्टेड विद वॉयजेज ऑफ एक्सप्लोरेशंस, इफ इट इज कनेक्टेड विद द सिविलाइजेशंस बीइंग रिप्लेस्ड बाय सेंट्रलाइज्ड एम्पायर्स, तो फिर ये सवाल पैदा होता है मुद्रा कि वॉज ऑल दिस हैपनिंग ओनली इन यूरोप और आउटसाइड ऑल्सो? Right. So my favorite quote on this is from Sanjay Subramanian, an eminent historian,
And he has written in one of his articles, which is a lovely quote, that modernity was not a virus which developed in Europe and spread everywhere. It was actually an international universal phenomenon. So the task is, and that is what I have tried to do in my research over last 15 years, and before me also people have done with reference to Hindi literature and with reference to other Indian languages. The task is to identify the elements of modernity, not only in India but also in other non-European societies. And people are doing this, whether in China or in other such civilizations, that were their developments which can be compared with the modernity in Europe. If yes, then we should get rid of habit of treating modernity as a virus, जो यूरोप में पैदा हुआ और दुनिया भर में फैल गया. If no, then of course we should accept that modernity is an exclusively European phenomenon. लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस जो है वो हैवीली अब इस बात को अंडरलाइन कर रही है कि आप मॉडर्निटी को सोलली यूरोपियन फिनोमिनन नहीं मान सकते. Right. That would have been my second question, Professor. Because I would have thought कि मॉडर्निटी तो हमने वैसे ही इनहेरिट किया, ब्रिटिश से ही इनहेरिट किया. तो आपने जिन मैक्स वेबर साहब की बात की, उनका मॉडर्निटी को समझने का हमें तरीका बताया. हमारे भारतीय मॉडर्निटी भी ऐसी कोई चीज़ है? ये क्या ये है भारतीय ट्रेडिशन और ये है भारतीय मॉडर्निटी? हमारे दिमाग में तो ऐसे ही चलता है सर. कैसे समझें हम भारतीय मॉडर्निटी को? क्या ये है भी कि नहीं? Okay. At the moment when we are talking in 21st century, we must recognize that we are probably one of the luckiest people on the earth. For the simple reason that we have inherited to a large extent many great world systems of knowledge and civilizations and traditions. We are conducting this conversation in English, which is strictly speaking is not a native language of India, right? No. In our heritage, we have lot of from Arabic, Persian and Turkish tradition, and we of course have our own indigenous Indic, Hindu, Buddhist, Jain or whatever traditions. So we are successors of all these traditions. So we are, in that sense, we are extremely lucky. Number two, when we talk of Indian modernity today, then Indian modernity incorporates all this. But when we talk of modernity as a historical phenomenon, then again coming to my question, my inquiry would be that was there certain things which when we comparable with whatever we understand by modernity in Europe. So let us start one by one. Disenchantment. What is Bhakti movement? Bhakti movement totally rejects Nirgun Bhakti. The Nirgun trend in Bhakti rejects all the explanations given in scriptures and traditional knowledge. आप अछूत क्यों हैं? पिछले जन्म के पापों के कारण. नामदेव rejects that. कबीर rejects that. आप औरत हैं तो आपका रहने का एक खास तरीका होना चाहिए. आपके लिए एक खास तरह का पैटर्न रिकमेंडेड है. अक्का महादेवी rejects that. मीराबाई rejects that. So this is disenchantment. Then desacralization. ये लोग किसी भी स्क्रिप्चरल अथॉरिटी के आधार पर आर्ग्यूमेंट को क्लोज करने को अलाउ नहीं करते. यू कैन नॉट शट अ नामदेव और अ कबीर और इवन अ तुकाराम और मीराबाई बाय सेइंग दैट कि ये वेद में लिखा हुआ है या कुरान में लिखा हुआ है. दे वोंट एक्सेप्ट इट, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस के आधार पर एक्सप्लेनेशन चाहिए. जैसे मेरे गुरु प्रोफेसर नामवर सिंह कहते थे, अनुभव सम्मत विवेकवाद, एम्पायरिकल रैशनैलिटी. सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ दैट काइंड ऑफ रैशनैलिटी and a different nature of proof. The idea of proof undergoes a tremendous change here. Okay? So this is desacralization, individuality.
आप ये बताइए, जब कबीर ये कहते हैं कि जात जुलाहा मतिका धीर, he is actually referring to a certain stereotype of julaha. जी He is aware of that and rejecting that. And he never addresses people of his own community, या Hindus or Muslims. When he addresses sadhu. कहे कबीर सुनो भाई साधु. That is someone who is worthy of addressing and someone who is interested in listening. So it's a individual to individual communication. लोगों को आज बहुत से लोग कहते हैं कि साहब जुलाहे का दर्द केवल जुलाहा समझ सकता है. बहुत से लोग कहते हैं कि कबीर वॉज नॉट एप्रिसिएटेड इन हिज टाइम, ही वॉज अ मार्जिनल वॉइस. दिस इज ऑल नॉनसेंस. फैक्ट इज, इफ यू गो बाय द लीजेंड्स, कबीर के पहले जो डिसाइपल थे वो एक भारी संस्कृत पंडित थे जो दक्षिण से गए थे, एंड ही वांटेड टू डिफीट कबीर इन स्क्रिप्चरल डिस्प्यूटेशन, और कबीर के शिष्य बन गए. पीपा राजा थे, कबीर तो जुलाहे थे साधारण. पीपा राजा थे और पीपा ने कबीर के जैसे गुण गाए हैं वैसे कोई क्या गाएगा. पीपा वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ कबीर. जो किंवदंती है कि उनके लास्ट राइट्स को लेकर झगड़ा हुआ, वो एक राजा और एक नवाब के बीच में हुआ था, एज दी लेजेंड गोज. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस, that these people with their ideas were quite popular in Indian society. They were very respected. And if you look at, see, the problem with Indian society is as follows. When you write history of Indian society, you, for example, take up Manu Smriti, which was composed, let us say, in 3rd and 4th century, and you start describing the Banaras of 15th century on the basis of Manu Smriti. So instead of looking for the sources around 15th century, how can you describe the life in Banaras on the basis of Manu Smriti or any Sanskrit text? मनु स्मृति में तमाम सारी बातें लिखी हुई हैं अजीब तरह की, जो आज आपको बहुत अटपटी लगेंगी, which are absolutely unacceptable. Does that mean that those things were being practiced throughout Indian history? Forget about vernacular. I have given references in my book. If you look at the interpretations and the glosses written for classical Sanskrit texts like Manu Smriti and Yajnavalkya Smriti during the what I call early modern period of Indian history, you will see an absolute change in attitudes, tremendous change in attitudes. Commerce, spread of commerce. कैसे किसी सोसाइटी का वर्ल्ड जीडीपी में हिस्सा 23% हो जाएगा विदाउट कॉमर्स? कैसे हो जाएगा बताइए मुझे. इज इट पॉसिबल? और कॉमर्स कैसे बढ़ेगा? कॉमर्स क्या ऐसे समाज में चल सकता है जिसमें, मेरी किताब हिंदी सराय असरा खान वाया ये रेवान साहब, हिंदू समुद्र पार नहीं करते थे. रूस तक कैसे पहुंच गए थे समुद्र पार किए बिना? इंडोनेशिया और जावा और सुमात्रा और कंबोडिया तक कैसे पहुंच गए थे समुद्र पार किए बिना? तो ये जो स्प्रेड ऑफ कॉमर्स है आपका, जो चेंजेज इन एटीट्यूड्स हैं, which strongly suggests that there was a phenomenon which I call vernacular modernity, right, which was very much there, and British imperialism, instead of encouraging and aiding its growth, actually helped in stagnating it. right. It distorted that vernacular modernity. And therefore, the modernity which came with colonial intervention, it was implicated, one, in colonial loot, two, it was implicated in a kind of psychological and cultural distortion, epistemological distortion of Indian history. So Indian modernity itself or vernacular modernity itself suffered a double वहमी जिसको कहते हैं, दोहरी चोट उसको झेलनी पड़ी. And finally, you cannot understand these things or anything about India. You are aware of that. My famous metaphor, my most popular metaphor is from film Guide, 1966 film. आप लोगों ने देखी होगी, मतलब सिनेमा घर में ना सही तो यूट्यूब पर देखी होगी या देख सकते हैं. उसमें एक सीन है, देवानंद जेल से छूटते हैं, शुरू वहीं से होती है फिल्म, किसी गांव में जाते हैं,
तो वहाँ उनको लोग चूँकि बहुत अच्छे हैं और बहुत शांत चित्त के व्यक्ति हैं तो उन्हें साधु महात्मा समझने लगते हैं। साधु महात्मा समझने लगते हैं तो कुछ उनको देने भी लगते हैं श्रद्धा पूजा में, और गांव के जो पुरोहित हैं उनकी उस पर असर पड़ता है। तो वंस दे डिसाइड टू डिमोलिश दिस राजू गाइड एंड दे चैलेंज हिम, दे कोट समथिंग इन संस्कृत एंड दे चैलेंज हिम टू एक्सप्लेन इट। उसको तो संस्कृत आती नहीं है तो वो बेचारा चुप रह जाता है। तो कहते हैं बोलेंगे क्या, संस्कृत आती हो तब ना। तब राजू गाइड की नाट का भी सवाल है, रोजी रोटी का भी सवाल है, वो अंग्रेजी में शुरू हो जाता है। और फिर पुरोहितों से पूछता है तो बेचारे पुरोहित, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। तो राजू गाइड कहता है कि बोलेंगे क्या, अंग्रेजी आती हो तब ना। द मेटाफर विच आई ड्रॉ फ्रॉम दिस सीन, you cannot understand Indian society if you do not really and respectfully engage with them who speak neither Sanskrit or Persian nor English. अगर केवल संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी के जरिए आप हिंदुस्तानी समाज को समझना चाहेंगे तो कभी नहीं समझ सकते। एंड दैट इज वाई आई इंसिस्ट ऑन यूजिंग द टर्म वर्नाक्युलर बिफोर द टर्म मॉडर्निटी, एंड आई टॉक ऑफ वर्नाक्युलर. Professor, what a wonderful conversation Thank we've you so had much. today about modernity, about secularism. हम आपको छोड़ेंगे नहीं सर, इस बात को और आगे ले जाएगी। क्या Sure. है आखिर ये भक्ति लिटरेचर, क्या है ये, कौन थे हमारे कबीर, कौन थे मीराबाई, कौन थी, हम आपसे हर चीज़ जानना चाहेंगे प्रोफेसर। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। Pleasure talking to you. Thank you. That reader, that reader, that reader, that reader, that reader.